नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं स्विट्जरलैंड का संविधान और उसकी विशेषताएँ। तो जानते हैं स्विट्जरलैंड से बहुत कुछ जानकारी, कैसे क्या उधर शासन चलता है। देखो, स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था के अध्ययन के पीछे कुछ विशेष कारण देखे जा सकते हैं। यह यूरोप का एक छोटा सा देश है, किंतु अपनी पुरानी राजनीतिक संस्थाओं को बनाए हुए है और अपनी विचित्रता के लिए जाना जाता है। यहाँ की जनसंख्या सामाजिक, आर्थिक, भाषाई, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपनी स्पष्ट विविधता के लिए प्रसिद्ध है। फिर भी अभी सभी लोग एक संगठित राष्ट्र के सदस्य हैं, जिनके बीच घनिष्ठ सहयोग व अंतरक्रिया के लक्षण देखे जा सकते हैं। यहाँ पुराने समय से गणतंत्रात्मक व्यवस्था चली आ रही है। उन्होंने कभी किसी राजा के अधिकारों या विशेषाधिकारों को नहीं जाना, अतः उनके लिए राज्य सभी नागरिकों का मामला है और उनका पद प्रदर्शन पैतृक नहीं होना है, ना ही वह किसी निर्वाचित व्यक्तियों को दिया जाता है। तो 1648 की वेस्टफैलिया की संधि के अंतर्गत इस स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी। शुरू में 3 जिले ने ऑस्ट्रेलिया के स्वामित्व के विरुद्ध संघर्ष किया। बाद में इस लीग में 13 प्रांत शामिल हो गए और इस संघ को एक स्वतंत्र व संप्रभुताधारी राज्य के रूप में 1648 में मान्यता मिल गई थी। तो आज हम पढ़ाएंगे इसकी विशेषताएं कि विशेषताएं क्या हैं। इसकी विशेषता पहली है लिखित व कठोर संविधान। यह संविधान लिखित है तथा कठोर यह संविधान लिखित है तथा देश की सर्वोच्च विधि है। इसमें 197 अनुच्छेद हैं। संविधान ने केंद्र को ऐसी अनेक शक्तियां दी हैं जिन्हें साधारण विधि या प्रशासकीय आदेश द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है, जैसे शिकार करना या मछली पकड़ना, उदार व्यवसाय वालों की योग्यता निर्धारित करना, पशुओं के रोगों की रोकथाम करना, जुआ खेलना व शवों को दफनाने से संबंधित विषय आ जाते हैं। कैंटनों के अपने अलग संविधान है, लेकिन किसी में कोई ऐसा प्रावधान नहीं हो सकता है जो परिसंघ के संविधान का अतिक्रमण करे। इसकी संशोधन प्रणाली बहुत कठिन है, इसलिए अमेरिका संविधान की तरह यह कठोर भी माना जाता है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्थाएं कार्य कर रही है, इसलिए वास्तव में यह प्रणाली उतनी कठोर नहीं है जिसे अमेरिका संविधान की देखी जा सकती है। तो यह लिखित संविधान भी है और कठोर संविधान है। फिर दूसरी आती है संघात्मक व्यवस्था। तो अमेरिका की तरह यहाँ भी संघात्मक व्यवस्था अपनाई जाती है। केंद्र की शक्तियाँ का उल्लेख किया गया है, जबकि अविशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों इसमें कैंटनों भी कहा जाता है, तो कैंटनों को दी जाती है। कुछ समवर्ती विषय भी हैं, किंतु संघर्ष की स्थिति में केंद्र का पड़ना भारी है। कैंटनों की शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। साथ ही संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी की गई है, जो केंद्र तथा कैंटनों या कैंटनों के बीच कानूनी विवादों का निपटान तथा समय समय पर संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करता है। फिर आता है स्विट्जरलैंड में एक व्यवस्था ये है कि यहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का पुश्तैनी घर कहा जाता है। यह व्यवस्थापिका है जिसके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। फिर भी उपक्रम व लोक निर्णय की व्यवस्थाएं मौजूद हैं। कम से कम 1 लाख मतदातागण अपने हस्ताक्षरों से अपना प्रस्ताव सरकार को भेज सकते हैं और यह आग्रह कर सकते हैं कि उस आधार पर कानून बना दिया जाए, अन्यथा उसे समर्थन के लिए मतदाताओं के सम्मुख रखा जाएगा। कम से कम 8 कैंटनों की सरकारें या 50,000 मतदाता केंद्रीय सरकार से मांग कर सकते हैं कि अमुक बिल व्यवस्थापिका से पास होने के बाद लागू न किया जाए, जब तक कि उसे लोक निर्णय द्वारा स्वीकृत न किया जाए। फिर इधर बाहुल्य कार्यपालिका भी है, जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और बाहुल्य कार्यपालिका, इनसे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं।
और ये वहाँ दो मोस्ट चीज़ें हैं जो उस संविधान को ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। बहुल्य कार्यपाल का एकल होती है, अर्थात इसका एक अध्यक्ष होता है, जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। संसदीय प्रणाली में भी यही स्थिति होती है। यह दीगर बात है कि यह राजा, गवर्नर जनरल या राष्ट्रपति को नाम मात्र का अध्यक्ष माना जाता है, जबकि वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री को प्राप्त होती है। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन करते हैं तथा उनके विभागों का वितरण करते हैं। यदि कोई मंत्री अपने अध्यक्ष की नीति या कार्यक्रम से संतुष्ट ना हो तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। लेकिन स्विट्जरलैंड में बहुल्य कार्यपालिका है। यहाँ 7 मंत्रीगण हैं। हर मंत्री को राष्ट्रपति कहते हैं। इसका कोई अध्यक्ष नहीं होता है। सभी की शक्तियाँ, वेतन व भत्ते बराबर होते हैं। तो यहाँ बहुल्य कार्यपाल का मतलब यह होता है कि यहाँ 7 मंत्रीगण होते हैं और हर मंत्री को राष्ट्रपति का दर्जा प्राप्त होता है और इसका कोई अध्यक्ष नहीं कह सकते कि इसको परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया है। सभी की शक्तियाँ, वेतन भत्ते 7 जो मंत्री बनाए जाते हैं उनके बराबर होते हैं और 7 को राष्ट्रपति का दर्जा प्राप्त होता है। बहुल्य कार्यपाल का मतलब इन्हें संघीय संसद 4 वर्षों के लिए चुनती है। इन सभी को यदि बीच में संघीय संसद भंग हो जाए तो यह संघीय सरकार भी भंग हो जाती है। औपचारिक कार्यों को करने के लिए किसी वरिष्ठ सदस्य को 1 वर्ष के लिए परिसंघ का राष्ट्रपति तथा उससे कम वरिष्ठ सदस्य को उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। यहाँ यह क्रम चलता रहता है, इसलिए किसी व्यक्ति को कई बार परिसंघ का राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिल जाता है। स्वस्थ परंपराएं पड़ चुकी हैं, इसलिए बार बार उन्हीं को चुन लिया जाता है। यहाँ भी उल्लेख है कि 7 राष्ट्रपति भिन्न भिन्न कैंटोनों की होती हैं तथा एक पार्टी को 2 से अधिक स्थान नहीं मिल सकता है। शासन के सारे विभाग इन 7 राष्ट्रपति के अधीन होते हैं, किंतु कैंटोनों के वासी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यगण होने के बावजूद संघीय सरकार सुचारू रूप से अपना कार्य करती रहती है। तो बहुल्य कार्यपालिका वो होती है जहाँ स्विट्जरलैंड में 7 मंत्रीगण होते हैं और 7 मंत्रियों को राष्ट्रपति का दर्जा प्राप्त होता है। फिर आता है इधर समाज कल्याणकारी राज्य। तो भाग 2 का अध्याय 3 इस देश में समाज कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। यह प्रावधान किया गया है कि संघ एवं प्रांत व्यक्तिगत दायित्व तथा निजी उपकरण के अलावा यह सुनिश्चित करेंगे कि हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा व स्वास्थ्य की देखरेख का लाभ मिल सके। फिर आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में संविधान के दूसरे भाग में वर्णित मौलिक या आधारभूत अधिकारों का होना इसका एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण कहा जा सकता है। अधिकारों का वर्णन इतना व्यापक है कि यह सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र को समाहित करता है तथा एक परिपूर्ण उदार लोकतंत्रीय व्यवस्था के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। ऐसा लगता है कि इसके निर्माणगण उससे आगे निकल गए जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा दिसंबर 1948 में अंगीकृत मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा में दिया गया था। 1949 की टी.एच. मार्शल की रचना नागरिकता व सामाजिक वर्ग में रखा हुआ है। तो यहाँ मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। फिर आता है द्विसदनवाद। तो इसमें ब्रिटेन व अमेरिका की तरह स्विट्जरलैंड में संघीय संसद है जिसमें 2 सदन है। सीनेट बड़ा सदन है जिसमें हर पूरे कैंटनों के 2 सीटें हैं। हर आधे कैंटनों की 1 सीट है। उल्लेखनीय बात यह है कि हर कैंटन के अपने चुनाव संबंधी नियम हैं, इसलिए किसी कैंटन में सीनेटर का कार्यकाल 4 वर्ष का है तो किसी में 3 वर्ष का है और किसी में 1 वर्ष का है। प्रतिनिधि सभा इसका छोटा सदन है जिसमें कुल 200 स्थान है। जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। चुनाव में अनुपातित प्रतिनिधि व एकल संक्रमणी मत प्रणाली के साथ सूची प्रणाली का प्रयोग भी किया जाता है। तो यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्थाओं की व्याख्या के कारण स्विस संघीय संसद को वह महत्व नहीं है जो ब्रिटेन संसद या अमेरिकी कांग्रेस को प्राप्त है। जो ब्रिटेन की संसद और अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस।
तो जो वहाँ इतनी सदनों को महत्व दिया जाता है, संसद को महत्व दिया जाता है, उतना स्विट्ज़रलैंड में नहीं है। फिर आता है न्यायिक पुनरावलोकन। तो अमेरिका की तरह स्विट्ज़रलैंड में भी संघीय न्यायपालिका है, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। संघीय न्यायालय केंद्र की नहीं, अब तो किसी कैंटन के कानूनों को असंवैधानिक ठहराकर रद्द कर सकता है। कैंटनों के अपने संविधान हैं, लेकिन किसी कैंटन के संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं हो सकता है जो स्विस संविधान का हनन करे। तो इस हिसाब से दोस्तों ये संविधान की विशेषताएं हुई और स्विस संविधान से संबंधित